Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter 12th of our spectrum, that is Era of Militant Nationalism. पिछले लेक्चर में we studied about the स्वदेशी and boycott movement और इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे with impact in cultural sphere during that time. उस वक्त जो नेशनलिस्ट थे वो हर चीज़ से इंस्पायर्ड थे, whether they were songs or art or paintings, whatever, right? उस वक्त सॉन्ग्स जिन पर्सनालिटीज़ ने लिखा उनका आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मुकुंद दास जी, द्विजेंद्र लाल रे जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी और रजनीकांत सेन जी और सैयद अबू मोहम्मद जी, राइट? अमर सोनार बांग्ला, जो बाद में जाके आपको पता है कि बांग्लादेश का एंथम बना, वो एक्चुअली में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था. ओके. तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने सुदेश गीतम लिखा. सुदेश गीतम आपको पता होना चाहिए, इस बार आपकी प्रीलिम्स में आ सकता है. ठीक है, ये किस वक्त से रिलेटेड है? आपके स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम से. पेंटिंग्स, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आपको पता होना चाहिए. अबानीन्द्रनाथ टैगोर जी पता होना चाहिए, नंदलाल बोस जी पता होना चाहिए. अबानीन्द्रनाथ टैगोर जी की खास बात ये थी कि उस वक्त जो आपका ट्रेंड था वो था विक्टोरियन नेचुरलिज्म. उस ट्रेंड को ब्रेक ऑफ करके उन्होंने पेंटिंग्स जो बनाई उसका इंस्पिरेशन उन्होंने लिया अजंता, और मुगल, ऑल्सो राजपूत पेंटिंग्स, राइट? और नंदलाल बोस जी जो थे उनके लिए भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट who received scholarship by Indian Society of Oriental Art. Indian Society of Oriental Art. तो नंदलाल बोस जी पहले रेसिपिएंट थे जिनको स्कॉलरशिप मिली इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स से. साइंस के फील्ड में भी यू हैव जगदीश चंद्र बोस जी एंड प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी. ओके, वेरी इजी टू रिमेंबर. नाम आपको याद रखने हैं: जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय फॉर साइंस, नंदलाल बोस जी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, देन सुब्रमण्य भारती जी फॉर सुदेश गीतम, अमर सोनार बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, जो आपके स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का टाइम है. उस वक्त स्टूडेंट्स जो है उन्होंने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने जो फॉरेन गुड्स है उसकी शॉप्स को पिकेट किया. महाराष्ट्र, बंगाल, पूना, स्पेशली साउथ में गुंटूर, मद्रास, यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है वो लार्ज नंबर में दिखाई दिया. लेकिन पुलिस का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स स्टूडेंट वो बहुत ही रिप्रेसिव था. ठीक है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिसके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे इन एजिटेशन उनको पीनलाइज किया गया था. जो उनकी एफिलिएशन है वो हटा दी जा रही थी गवर्नमेंट सिस्टम से. ठीक है, तो स्टूडेंट जिनकी पार्टिसिपेशन हो रही थी उनको इन द मूवमेंट उनको डिसक्वालीफाई किया जा रहा था फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. समझ रहे हैं आप? तो ये सब उनके करियर के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा था. विमेन का क्या था? विमेन एक्चुअली पहले के टाइम पे आपको पता है ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड थी, स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लास वुमेन है. लेकिन अर्बन मिडिल क्लास वुमेन ने अब से उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन करना शुरू किया इन प्रोसेशंस, इन पिकेटिंग. ठीक है, और अब से वो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मूवमेंट बन गए, ऑफ नेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो अर्बन मिडिल क्लास वुमेन की आप बात कीजिए यहाँ पे कि वो अब से एंटर हो चुकी हैं इन नेशनल मूवमेंट. स्टैंड ऑफ मुस्लिम्स, जो कुछ मुस्लिम्स थे जैसे मौलाना आज़ाद जी, लियाकत हुसैन जी, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन द मूवमेंट. लेकिन जो अपर मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे दे स्टेड अवे बिकॉज आपको पता है कि डाका उनको मिलने वाला था, राइट? डाका जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कैपिटल बना के दे रहे थे उनको ऑफ ईस्ट बंगाल, राइट? वो मिलने वाला था मुस्लिम्स को. मुस्लिम्स वर रियली हैप्पी. तो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डाका जो है उन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन को. और इसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 दिसंबर 30 को बनी. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में मैं अभी आप आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा.
ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ थी कि मैंने आपको बताया कि जैसे तिलक के जो फेस्टिवल्स थे, गणपति फेस्टिवल्स, जहाँ पे वो प्रोपेगेट करते थे अपने आइडियाज़, वहाँ पे मुस्लिम्स तो जाते नहीं थे, तो कई बार वो अलूफ फील करते थे फ्रॉम द मूवमेंट। तो कई मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, कई लोगों ने नहीं किया, ठीक है। अपर मिडिल क्लास स्टेट अवे। अब हम आते हैं लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियन पे, ठीक है। तो इस वक्त आप बोल सकते हैं कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के साथ ही बहुत सारी लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियंस बनी, ठीक है। राइजिंग जो प्राइजेस है, रेशियल जो इंसल्ट है, उसके अगेंस्ट में ये बनी है। जैसे कि 250 बंगाली क्लर्क्स जो है बर्न कंपनी हावड़ा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद 1906 में रेलवे मेंस यूनियन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे मेंस यूनियन ड्यूरिंग 1906। तो आपको पता होना चाहिए कोइंसाइड कर रहा है विद स्वदेशी बॉयकॉट, ओके। अब हम आते हैं कि आपको पता होना चाहिए इस समय क्या पता चल रहा है कि जो सोशल बेस ऑफ मूवमेंट है, अगर आपको सोशल बेस पे लिखना हो एक पैराग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल बेस ऑफ मूवमेंट है वो स्टूडेंट्स में था, वुमेन में था, सर्टेन सेक्शन ऑफ जमींदार्स में था, लोअर मिडिल क्लास में था इन सिटीज़ एंड टाउन्स। और अटेम्प्ट्स बनाए गए थे कि जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं लोगों, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, उसको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिले, ठीक है। लेकिन मूवमेंट जो है वो गार्नर नहीं कर पाया सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स, स्पेशली मुस्लिम पेजेंट्री, ठीक है। मुस्लिम पेजेंट्री का सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। नाउ वी कम टू ऑल इंडिया एस्पेक्ट। बहुत सारे आपको पता है लीडर्स लाइक तिलक, औरबिंदो घोष, अजीत सिंह एक्सेट्रा, दे ट्राई टू टेक आउट द मूवमेंट आउटसाइड बंगाल, राइट। इनको आप आगे चल के बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है। इनके डिफरेंसेस हम देखेंगे मॉडरेट्स से। तो उन्होंने ऑल इंडिया कैरेक्टर देने की कोशिश की, ठीक है। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन 1911 में, ये जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कर्ब करने के लिए पार्टीशन को अनल कर दिया। और मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए ये एक शॉक की तरह आया, मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट जो थे मुस्लिम्स में से, उनके लिए शॉक की तरह आया, ठीक है। उनको प्रॉमिस किया गया था ढाका एज देयर कैपिटल, राइट। बट अब अनलमेंट आ गया है, अब पार्टीशन नहीं हो रहा है ऑफ बंगाल, ओके। तो मुस्लिम्स वर नॉट प्लीज्ड बाय ब्रिटिशर्स एक्शंस, एंड अब आगे चल के क्या होगा आप वो देखेंगे। इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं आज, आई थिंक छोटा है, इवैल्यूएशन भी आप ख़त्म कर लीजिए आज। जो मूवमेंट है वो फिजल आउट हो गया 1908 तक। उसका रीज़न क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेशन बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। दूसरी बात है कि इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी मूवमेंट में, ठीक है। कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक लीडर नहीं था, पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ओके। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। जो मेन लीडर्स थे जैसे औरबिंदो घोष जी और बिपिन चंद्र पाल जी, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ से रिटायर किया, ठीक है। इस वजह से भी मूवमेंट जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे लीडरलेस होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इंटरनल स्क्वाबल्स थे, आपस में लड़ाई थी लीडर्स की। इसकी आगे चल के आप देखेंगे 1907 में एक स्प्लिट होता है जिसको हम स्प्लिट बोलते हैं, वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है कि कोई भी मूवमेंट अगर हाई पिच मूवमेंट है, ठीक है, उसमें आप हमेशा मासेस को मोटिवेटेड नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते आप मास बेस्ड मूवमेंट, अगर वो एक हाई पिच मूवमेंट है लॉन्ग टाइम तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि ये जो मूवमेंट है ये कन्फाइंड रहा टू अपर मिडिल क्लास, अपर एंड मिडिल क्लास यू कैन से, ठीक है। तो अपर एंड मिडिल क्लास तक ये कन्फाइंड रहा मूवमेंट, ठीक है। मासेस के पास ये मूवमेंट नहीं पहुंच पाया। तो दीज वर द रीजंस कि ये मूवमेंट क्यों बंद हो गया, फिजल डाउन हो गया बाय 1908। थैंक यू फॉर वॉचिंग।